हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यह 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इस श्रृंखला का यह छठा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 61वां प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है किसके साथ? ऑप्शन ए, अवस्फीति के साथ, बी, स्फीति के साथ, सी, स्टैगफ्लेशन के साथ, या फिर डी, अतिस्फीति के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्फीति के साथ। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। 62वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बी, बाजार की तरलता घट जाती है, सी, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर डी, वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम कर देने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर में कटौती का उद्देश्य अन्य ब्याज दरों को कम करने में सहायता प्रदान करना होता है, जिससे बैंकों से उधार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। 63वां प्रश्न था, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में एक्सआईएक्स यानी 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन क्या था? निर्यात था कि आयात था कि उत्पादन था या उपयोग था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्यात था। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन निर्यात था। 19वें राष्ट्रमंडल खेल 3 से 14 अक्टूबर 2010 को भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुए। भारत में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रमंडल खेल में 17 खेलों की 260 स्पर्धाओं में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से जुड़े 71 देशों के लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसे देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत आगमन निर्यात के अंतर्गत माना जाएगा। इस आगमन से देश को प्राप्त आय पर्यटन के अंतर्गत आएगी, जो निर्यात लेखे के अंतर्गत अदृश्य मद है। निर्यात में दृश्य वस्तुएं, सेवाएं तथा विदेशों में विनियोग से प्राप्त आय सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। 2, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। 3, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। 4, भारतीय वन अधिनियम 1927। उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? ऑप्शन ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, 3 और 4, सी, 1, 2, 3 और 4, या फिर डी, उपर्युक्त अधिनियमों में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। भारत में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1, मत्स्य अधिनियम 1872। 2, भारतीय वन अधिनियम 1927। 3, खनन एवं खनिज विकास नियमन 1957। 4, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। 5, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947। 6, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937। 7, खतरनाक कीट और पिस्यू अधिनियम 1914। 8, इलायची अधिनियम 1965। 65वां प्रश्न है, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसईज में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? 1, सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। 2, सरकार अब सीपीएसईएस के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसईएस में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश कर रही है। उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि में जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी, बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा प्रबंधन पर नियंत्रण इत्यादि सरकारी विनिवेश के प्रमुख बिंदु हैं। 66वां प्रश्न था, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बी, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना। सी, रिएक्टर को ठंडा करना, या फिर डी, नाभिकीय क्रिया को रोकना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं।
भारी जल हाइड्रोजन के गुरुत्तर समस्थानिक ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका सापेक्षिक घनत्व 101 और हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों के लिए आवश्यक गुरुजल मांग की आपूर्ति के निमित्त उत्पादन के लिए गुरुजल बोर्ड मुंबई उत्तरदायी है। 67वां प्रश्न था, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? एक, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। 2, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। 3, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट में पारावाष्प से विद्युत गुजारकर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड लैंपों में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोडों, ऑर्गेनिक LED या पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग होता है। CFL का औसत कार्यकाल 6000 से 15000 घंटे तक का होता है, जबकि LED लैंप सामान्यतः 25 से 30 साल तक चल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, कार्बन डाइऑक्साइड। 2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। 3, सल्फर की ऑक्साइड। उपर्युक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनों के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स तथा वायुजनित अकार्बनिक कणों इत्यादि का उत्सर्जन होता है। 69वां प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी। बी, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। सी, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली के अनुसार किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? ऑप्शन ए, एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। बी, जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। सी, एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयजों या सेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते। डी, एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है तथा थोड़े से एस्पर्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। एस्पर्टेम बाजार में बिकने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सामान्य चीनी या सुक्रोज की तुलना में कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः एस्पर्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।